बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक बॉन्ड यानी इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में स्टडी किया था। टुडे वी स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड या आयनिक कंपाउंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने आयनिक कंपाउंड क्या होता है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसका कैसे फॉर्मेशन होता है। टुडे वी स्टडी प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट हमारे पास है बच्चों फिजिकल स्टेट। फर्स्ट हमारे पास क्या है, फिजिकल स्टेट। कि आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट क्या है बच्चों हमारे पास। जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों वो सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। किसमें प्रेजेंट होते हैं, सॉलिड स्टेट में। यानी आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट। जो आयनिक कंपाउंड्स बच्चों हमें किस स्टेट में मिलते हैं, सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। आयनिक कंपाउंड्स आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। सेकंड बच्चों हमारे पास आता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड। बच्चों आयनिक कंपाउंड अगर सॉलिड स्टेट में है सो देयर विल बी नो फ्री आयंस। यानी जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं बच्चों उनके सॉलिड स्टेट के अंदर वो बैड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। क्या होते हैं, बैड कंडक्टर। क्योंकि सॉलिड स्टेट में देयर विल बी नो फ्री आयंस, क्योंकि सॉलिड स्टेट में कोई फ्री आयंस नहीं होता है। यानी इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स आर bad conductor of electricity due to there will be no free ions। बच्चों जो आयनिक कंपाउंड्स होते हैं वो हमारे पास बैड कंडक्टर होते हैं इन देयर सॉलिड स्टेट। यानी इन सॉलिड स्टेट आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सॉलिड स्टेट के अंदर बच्चों क्या होता है, बैड कंडक्टर। ड्यू टू देयर विल बी नो फ्री आयन, क्योंकि फ्री आयंस नहीं होते हैं। जैसे हमारा NaCl है बच्चों, इसमें प्लस और माइनस तो है लेकिन Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव दोनों क्लोजली पैक्ड है बच्चों। दोनों हमारे पास आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर आयन फ्री नहीं है, तो हमारे पास क्या हो गया, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बट इन एक्वस और मोल्टन स्टेट they are good conductor due to presence of free ion, due to presence of free ions। लेकिन बच्चों वही आयनिक कंपाउंड उनकी एक्वस और मोल्टन स्टेट में, एक्वस कह दीजिए, मोल्टन कह दीजिए, फ्यूज स्टेट कह दीजिए, उनकी एक्वस और मोल्टन स्टेट में वो हमारे पास गुड कंडक्टर होते हैं। वो हमारे पास कैसे होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। क्यों, क्योंकि अब उनमें फ्री आयंस का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, फ्री आयंस। तो बच्चों जो आयनिक कंपाउंड्स हैं वो उनके सॉलिड स्टेट में हमारे पास क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं, क्योंकि देयर विल बी नो फ्री आयंस, वहां पर फ्री आयंस नहीं है। लेकिन बच्चों एक्वस और मोल्टन स्टेट में, इन एक्वस और मोल्टन स्टेट दे बिकम्स द गुड कंडक्टर। वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, गुड कंडक्टर हो जाते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस की प्रेजेंस के कारण दे बिकम्स द गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। क्लियर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों कि हमारे पास जो आयनिक कंपाउंड्स आर बैड कंडक्टर इन सॉलिड स्टेट बट इन एक्वस स्टेट दे आर द गुड कंडक्टर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों मेल्टिंग पॉइंट। अगर बच्चों मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो आयनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। आयनिक कंपाउंड्स हैविंग द हाई मेल्टिंग पॉइंट। ऐसा क्यों, बिकॉज देयर आयंस आर ज्वाइंट टू ईच अदर बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। जो आयनिक कंपाउंड्स है बच्चों का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है
क्योंकि उनके आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन होता है, यानी आयनिक कंपाउंड्स हैविंग हाई melting point due to presence of strong electrostatic force of attraction, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। अगर बात मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं बच्चों, तो आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो हाई होता है। क्यों हाई होता है? क्योंकि उनके आयंस में हमारे पास क्या रहता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन प्रेजेंट होता है, और ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन दे हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। क्लियर? इसका बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं पॉज करके, ताकि आप इसके नोट्स फॉर्म कर सकें। इसके जस्ट बाद हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है बच्चों, वो आपके पास है सोल्युबिलिटी, और एक हमारे पास है आयोनिक रिएक्शन। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है? सोल्युबिलिटी, और उससे नेक्स्ट हमारे पास क्या है? आयोनिक रिएक्शन। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास है आयोनिक रिएक्शन। बच्चों आयोनिक कंपाउंड्स आयोनिक रिएक्शन शो करेंगे, यानी आयोनिक कंपाउंड्स कैन रिप्रेजेंट द, जो आयोनिक कंपाउंड्स है बच्चों, सर क्लियर नहीं सर। आयोनिक रिएक्शन क्या थी? जो आयोनिक कंपाउंड्स कैन रिप्रेजेंट द आयोनिक रिएक्शन। जो आयोनिक कंपाउंड्स बच्चों को आयोनिक रिएक्शंस को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। आयोनिक रिएक्शन क्या है? जैसे हमारे पास NaCl है, ये किस रिएक्शन करता है? सिल्वर नाइट्रेट से, AgNO3 से। बच्चों प्लस और माइनस ब्रेक होगा NaCl कैन ब्रेक इनटू द Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। इसी टाइप से सिल्वर पॉजिटिव NO3 नेगेटिव, क्योंकि सोडियम और सिल्वर क्या बच्चों? मेटल्स हैं, दे गेन पॉजिटिव चार्ज, और Cl एंड NO3 गेन द नेगेटिव चार्ज। इसका बच्चों प्लस, इसका माइनस इसके प्लस से जुड़ेगा, किसका फॉर्मेशन हुआ? AgCl, और इसका प्लस इसके माइनस है, किसका फॉर्मेशन हुआ? NaNO3। या आयोनिक रिएक्शन क्या होगी? प्रोसीड होगी। इट मींस आयोनिक कंपाउंड्स कैन रिप्रेजेंट द आयोनिक रिएक्शन। जो आयोनिक कंपाउंड आयोनिक रिएक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी हमारे पास है सोल्युबिलिटी। देखिए बच्चों, जब हम सोल्युबिलिटी की बात करते हैं आयोनिक कंपाउंड से बच्चों, तो वो हमारे पास क्या है? आयंस है। आयंस तो क्या हमारे पास? पोलर है। यानी बच्चों सोल्युबिलिटी में एक डायरेक्ट वर्ड बोलते हैं लाइक डिजोल्व लाइक, लाइक डिजोल्व लाइक। इसका मतलब जो पोलर कंपाउंड्स हैं, पोलर कंपाउंड्स आर सोल्यूबल इन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज H2O। हालांकि बच्चों सोल्युबिलिटी को हम इस यूनिट में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे आगे, यहाँ मैं ब्रीफ में बता रहा हूँ। आगे इस यूनिट में हम सोल्युबिलिटी को बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। यहाँ ब्रीफ में देख लीजिए, नॉन पोलर कंपाउंड आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, दैट इज बेंजीन, टोल्यूइन, CCl4 एटसेट्रा। क्लियर? कि बच्चों जो हमारे आयोनिक कंपाउंड्स हैं वो पोलर होते हैं। आयोनिक कंपाउंड्स क्या है? पोलर। चलो ये तो हम बाद में डिस्कस करते हैं। सोल्युबिलिटी में क्या बताया? लाइक डिजोल्व लाइक बताया हमने। क्या बताया? लाइक डिजोल्व लाइक। जो पोलर कंपाउंड्स आर सोल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट, और नॉन पोलर कंपाउंड किस में होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे पोलर सॉल्वेंट हमारे पास क्या? वाटर है, तो आयोनिक कंपाउंड्स किस में सोल्युबल होंगे? पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में। और जो नॉन पोलर कंपाउंड्स हो किस में सोल्युबल होंगे? नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में। जैसे कि आपके पास बेंजीन, टोल्यूइन, कार्बन टेट्राक्लोराइड एटसेट्रा। मीन जितने भी आयोनिक कंपाउंड्स है बच्चों, वो कैसे होते हैं? पोलर होते हैं। यानी आयोनिक कंपाउंड्स
are polar in nature. Polar in nature, so they are soluble in polar solvent. That is water. बच्चों आयनिक कंपाउंड्स कैसे होते हैं? पोलर इन नेचर होते हैं, और आयनिक कंपाउंड्स पोलर नेचर के हैं, सो दे आर सोल्यूबल इन द पोलर सॉल्वेंट। तो किस में सोल्यूबल होते हैं? पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में सोल्यूबल होंगे। क्लियर? सो आयनिक कंपाउंड्स कैसे बच्चों? पोलर इन नेचर, क्योंकि आयनिक कंपाउंड्स में चार्ज होते हैं, आयंस होते हैं, और सो दे आर द पोलर इन नेचर। तो वो हमारे पास किस में सोल्यूबल होंगे? पोलर सॉल्वेंट यानी वाटर में सोल्यूबल होते हैं। क्लियर? ये बच्चों कंप्लीट हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स के बारे में था। आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज क्या थी? हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी थी कि आयनिक कंपाउंड्स की फिजिकल स्टेट, दे आर फाउंड इन द सॉलिड स्टेट। वो हमारे किस में मिलते हैं? हमें सॉलिड स्टेट में मिलते हैं। सेकंड हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज में क्या था? कंडक्टिविटी। देखिए बच्चों की सॉलिड स्टेट में हमारे पास बैड कंडक्टर होते हैं, लेकिन एक्वस और मोल्टन स्टेट में दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट जो हमारे पास बच्चों आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी थी वो मेल्टिंग पॉइंट की थी। उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई होता है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। और आयनिक रिएक्शन सॉल्युबिलिटी आपने ये देखी है कि आयनिक कंपाउंड्स में आयंस होते हैं तो आयनिक रिएक्शन शो करते हैं, और सॉल्युबिलिटी आयनिक कंपाउंड्स पोलर नेचर के हैं, सो दे आर सोल्युबल इन द पोलर सॉल्वेंट, दैट इज वाटर। इसके जस्ट बाद बच्चों हम डिस्कस करते हैं कोवैलेंट कंपाउंड्स को। कोवैलेंट कंपाउंड्स बिल्कुल शॉर्ट सा दे रखा है बच्चों। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों? सबसे पहले देखो व्हाट इज द कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? जो बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, उसको क्या बोलते हैं? कोवैलेंट बॉन्ड। ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल sharing of electrons is known as covalent bond। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है बच्चों? जो म्यूचुअल शेयरिंग से बनता है। जैसे ये हमारा एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों किसी भी केमिकल बॉन्ड के फॉर्मेशन के लिए मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन का अपना, एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये हमारे पास इसका डबलेट पूरा हो गया। इसी टाइप से हाइड्रोजन का अपना डबलेट पूरा करेगा, और इनकी म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है वो हमारे पास क्या होता है? कोवैलेंट बॉन्ड। ये कौन सा हो गया भी आपका? कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे ये हाइड्रोजन और ये दूसरा हाइड्रोजन, म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बनाई है हमारे पास क्या हो गया? कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे हमारा Cl2 का फॉर्मेशन होता है बच्चों, एक सेल के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होते हैं बच्चों। दूसरे क्लोरीन के कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 7। क्लियर? अब बच्चों ये Cl अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, 7 तो इसके हो गए, और एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का, इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। इस क्लोरीन के वैलेंस सेल में 7, एक इलेक्ट्रॉन इसका, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते नहीं ये, और शेयर करने से जो इस बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ है दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड। जैसे फॉर्मेशन ऑफ HF है, फॉर्मेशन ऑफ HF ये भी हमारा कोवैलेंट कंपाउंड है बच्चों। हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन है, और F के कितने होते हैं बच्चों? 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर बच्चों म्यूचुअल शेयरिंग होती है। हाइड्रोजन अपना डबलेट पूरा करता है फ्लोरीन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, फ्लोरीन अपना ऑक्टेट पूरा करता है हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके, और ये म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है उसको हम क्या बोलेंगे? कोवैलेंट बॉन्ड। यानी कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? बाय म्यूचुअल शेयरिंग, यानी म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 एलिमेंट। जब 2 एलिमेंट के म्यूचुअल शेयरिंग से जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है दैट इज नोन एज द कोवैलेंट बॉन्ड। ए बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय 2 एटम्स, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ 2 एटम्स। 2 एटम्स की म्यूचुअल शेयरिंग से जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है दैट इज द कोवैलेंट बॉन्ड। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कोवैलेंट बॉन्ड। बच्चों लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम प्रीवियस लेक्चर में स्टडी कर चुके हैं,
उसके ब्याह के ऊपर बच्चों में हमारा फॉर्मल चार्ज का टॉपिक आता है कि फॉर्मल चार्ज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, उसको देखिए एक बार। बच्चों फॉर्मल चार्ज निकालने से पहले हमारे पास लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर में आनी चाहिए, जो मैं प्रीवियस लेक्चर में आपको बता चुका हूं कि लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर्स क्या होती है। टुडे वी स्टडी अबाउट द फॉर्मल चार्ज। बच्चों फॉर्मल चार्ज कैसे आउट होता है यहाँ पर देखिए। फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला है नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम। बच्चों फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला हमने क्या बताया भी आपको। फॉर्मल चार्ज का जो फॉर्मूला हमारे पास क्या है कि नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, एक एटम के वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उसमें से माइनस क्या करेंगे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, माइनस क्या करेंगे आपको बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे मैं एग्जांपल देके समझा रहा हूं, कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन इन HClO4। HClO4 में Cl पे फॉर्मल चार्ज निकालना है बच्चों। HClO4 में किस पे फॉर्मल चार्ज निकालना है? Cl पे। तो बच्चों सबसे पहले इसकी लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर बनेगी। इसकी लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर हमारे पास ये बनेगी, इट इज द लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर। क्लियर? ये हमारे पास HClO4 की क्या बच्चों लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर। जब हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे बच्चों, फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन एटम, जब क्लोरीन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालेंगे बच्चों, तो हम क्लोरीन के ऊपर फॉर्मल चार्ज निकाल रहे हैं ना बच्चों, तो इस क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 7 होते हैं ना। क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्लियर? क्लोरीन इज द हैलोजन ग्रुप 17 एलिमेंट और इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या इस क्लोरीन पे देखिए ऑक्सीजन पे हमारे पास ये जो दो डॉट है बच्चों, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं। जो डॉट है ना इसको हम क्या बोलते हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। जैसे इस ऑक्सीजन पे हमारे पास 1 2 3 4 5 6 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। क्या क्लोरीन पे ऐसे को डॉट है आपके पास? नहीं है। क्लोरीन का ऑक्टेट तो बॉन्ड से कंप्लीट है ना, क्लोरीन का जो ऑक्टेट है वो बॉन्ड से कंप्लीट है, इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो हमारा फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। तो क्लोरीन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 7 माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए? 0। क्लोरीन पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स एब्सेंट है माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। Cl ने कितने बॉन्ड बना रखे बच्चों? 1 2 3 4। Cl ने 4 बॉन्ड बना रखे हैं और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 4 में कितने हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास कितना आ गया? 7 माइनस 0 माइनस में ये 2 से 4, तो कितना आ गया हमारे पास? 3। तो 3 क्या आ गया बच्चों? फॉर्मल चार्ज। सो फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन एटम इज द 3। तो हमारे पास फॉर्मल चार्ज ऑन क्लोरीन कितना आ गया आपके पास? 3 आ गया। चलो इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास एक एग्जांपल और देता हूं इसमें। कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इन HSO4, ऑन सल्फर इन HSO4 नेगेटिव। बच्चों सल्फर के ऊपर फॉर्मल चार्ज क्या रहेगा? HSO4 नेगेटिव के अंदर। बच्चों फॉर्मल चार्ज से पहले इसके हम स्ट्रक्चर बनाएं, इसकी लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं। लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर क्या बनेगी इसकी? ये बच्चों इसके लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर हो गई भी आपकी। क्लियर? इट इज द लेवी-स्ट्रोड स्ट्रक्चर ऑफ द HSO4 नेगेटिव।
क्लियर। इस लेवी-स्ट्रोक स्ट्रक्चर के अंदर बच्चों को हमारे पास हम फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर निकालते हैं, यानी फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर एटम। तो जिसके ऊपर फॉर्मल चार्ज निकालते हैं बच्चों, उसके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन लेके चलते हैं। तो सल्फर में वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? सल्फर इज द एलिमेंट ऑफ ग्रुप 16। सल्फर हमारे पास ग्रुप 16 का एलिमेंट है, और ग्रुप 16 के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 6 माइनस। तो नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम, इस सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। क्लियर। एटॉमिक नंबर 16 है सल्फर का, तो पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में कितने बचे? 6। तो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, तो थर्ड सेल में कितने बचे? 6 इलेक्ट्रॉन, और 6 इलेक्ट्रॉन आर द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारे पास सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, इस सल्फर पे क्या कोई लोन पेयर है बच्चों? नहीं है, वो 0 हो गया। माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, माइनस क्या भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दैट एटम। सल्फर ने देखिए कितने बॉन्ड बना रखे हैं? 1 2 3 4। अगर सल्फर ने 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन किया है और 1 बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन से बना है? 2 इलेक्ट्रॉन से। तो 4 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बच्चों? 8 इंटू में 8। हमारे पास कितना का? 6 माइनस 0 माइनस में 4, ये 4 आएगा भी आपका, तो कितना का आपका? 2। तो फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर इज इक्वल टू द 2। तो हमारे पास सल्फर पे फॉर्मल चार्ज कितना आ गया आपके पास? 2 आ गया। चलो बच्चे एक बार एग्जाम्पल और देखिए जस्ट, अगर आपको कहीं प्रॉब्लम भी रह गई हो तो एक एग्जाम्पल और देखिए साथ। जैसे हम करते हैं बच्चों फॉर्मल चार्ज ऑन ईच ऑक्सीजन इन ओजोन, ऑन ईच ऑक्सीजन एटम इन ओजोन। बच्चों ओजोन के अंदर हमें ईच ऑक्सीजन एटम पे निकालना है। ओजोन की लेवी-स्ट्रोक स्ट्रक्चर बनाइए। ये हमारे पास ओजोन की लेवी-स्ट्रोक स्ट्रक्चर बन गई थी आपकी। देखिए लेवी-स्ट्रोक स्ट्रक्चर में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं। ओजोन हमारे पास क्या होता है? O3। एक ऑक्सीजन का वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 के कितने हो गए बच्चों? 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब 18 इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पर है या नहीं? 2 4 6 8 10 12 14 16 18। इसका मतलब स्ट्रक्चर हमारी राइट है बच्चों। क्लियर। अब ये हमारे पास ये जो ऑक्सीजन है बच्चों, इस केस में हमारे पास ये जो ऑक्सीजन लेती है, हमारे पास ऑक्सीजन फर्स्ट है, ये सेकंड ऑक्सीजन है, और ये थर्ड ऑक्सीजन है। हम तीनों पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं बच्चों। तो फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट ऑक्सीजन एटम, फर्स्ट इस ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज निकालते हैं बच्चों। इस ऑक्सीजन एटम पे फॉर्मल चार्ज क्या होगा? इस ऑक्सीजन के वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स लेंगे बच्चों, और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। एटॉमिक नंबर 8 है ऑक्सीजन का, फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आए? 2 आ गए। तो वैलेंस शेल के कितने बचे बच्चों? 6। 8 तक आ सकते हैं पर हमारे पास 6 है। फर्स्ट शेल में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो सेकंड के लिए कितने बचे बच्चों? 6 बचे। तो 6 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में हो गए। अब माइनस क्या करते हैं बच्चों? इसके ऊपर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। इस फर्स्ट ऑक्सीजन पे लोन पेयर कितने बच्चों? 1 2 3 4 लोन पेयर है, तो माइनस में 4 माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। देखिए बच्चों फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। वैलेंस में कर दिया 6 इलेक्ट्रॉन है, माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम। इस पे लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3 4 लोन पेयर, तो 4 माइनस कर दिया, माइनस आपको बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसने 2 बॉन्ड बना रखे बच्चों, और एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 में कितने हो गए? 4 इंटू में 4, तो m2 2 4। हमारे पास कितना गया? 6 माइनस 4 माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0। ये माइनस का 6 ये प्लस का 6, ये कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या गया? 0। इसका मतलब इस ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज हो वो हमारा क्या रहेगा? 0। क्लियर। अब फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड ऑक्सीजन, बच्चों सेकंड ऑक्सीजन के ऊपर, इस सेकंड ऑक्सीजन पे फॉर्मल चार्ज क्या रहेगा? इस सेकंड ऑक्सीजन पे, ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस, इस पे लोन पेयर कितने बच्चों? इस ऑक्सीजन की सिर्फ 2 लोन पेयर है ना, तो माइनस में 2,
माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन्स। इस ऑक्सीजन ने कितने बॉन्ड बना रखे बच्चों? 1 2 3 बॉन्ड बना रखे हैं, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन? 2, तो 3 में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे कितना आ गया बच्चों? 6 - 2 और 2 3 जा माइनस में 3, तो कितना आ गया? प्लस का 1। इस ऑक्सीजन पे जो फॉर्मल चार्ज हो कितना आएगा बच्चों? +1। इसके ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है? +1, और इस पे फॉर्मल चार्ज कितना है था अभी आपका? 0। चलिए अब फॉर्मल चार्ज किस में निकाले? ऑक्सीजन थर्ड पे। फॉर्मल चार्ज ऑन ऑक्सीजन थर्ड ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पे। इस पे लोन पे कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। जो डॉट है बच्चे लोन पे रखे, माइनस हाफ ऑफ बॉन्ड पे। इस ऑक्सीजन ने सिर्फ एक ही बॉन्ड बना रखा है, और एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 होते हैं। तो हमारे पास ये 6 से 6 पे 0, और ये माइनस का 1। इसमें कितना चार्ज रहेगा? -1। सो दिस ऑक्सीजन हैज द फॉर्मल चार्ज इक्वल टू द -1 फॉर्मल चार्ज। बच्चों ये हमारा टॉपिक था फॉर्मल चार्ज का, यानी फॉर्मल चार्ज इन ऑक्सीजन। क्लियर? मैंने काफ़ी एग्जांपल दे दिए बच्चों, शायद आपको अब क्लियर होगा फॉर्मल चार्ज को आप किस टाइप से फाइंड आउट करते हैं। बच्चों नेक्स्ट हमारे पास है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, VSEPR। वैलेंस V for valence, S for cell, electron pair repulsion theory, VSEPR theory, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। बच्चों इस थ्योरी के अंदर एक बात ध्यान दीजिए बच्चों, हमारे पास एक होती है हाइब्रिडाइजेशन, एक होती है ज्योमेट्री। बच्चों अभी मैं हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री बता रहा हूँ, शेप अलग अलग बढ़ती जाएंगी, वो मैं एग्जाम्पल के थ्रू बताता चलूंगा। अगर बच्चों sp हाइब्रिडाइजेशन है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है? sp। यहाँ पर ज्योमेट्री जो बनती है वो लीनियर बनती है बच्चों, ऐसे। कैसी ज्योमेट्री बनती है? लीनियर ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है। कैसी ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है? लीनियर। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है वो कितने का होता है? 180 डिग्री का। बॉन्ड एंगल कितने का होता है? 180 डिग्री। अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बच्चों, sp2, तो यहाँ पर ज्योमेट्री बनती है ट्राइगोनल प्लानर। यहाँ पर कैसे ज्योमेट्री का फॉर्मेशन होता है? ट्राइगोनल प्लानर ज्योमेट्री। ट्राइगोनल प्लानर। और यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल होता है बच्चों वो होता है 60 डिग्री का। एवरी बॉन्ड एंगल 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। एवरी बॉन्ड एंगल इज द 120 डिग्री। क्लियर? यानी टोटल आपको पता है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स 360 होता है, और यहाँ पर 3 इक्वल एंगल्स हैं, तो एवरी एंगल इज इक्वल टू 120 120 120। ये सेम याद कीजिए बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन है तो लीनियर ज्योमेट्री, sp हाइब्रिडाइजेशन कैसी ज्योमेट्री बनेगी? लीनियर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो कैसी ज्योमेट्री बनेगी? ट्राइगोनल प्लानर। क्लियर? sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो हमारी ज्योमेट्री बनती है टेट्राहेड्रल, ऐसे। sp3 में कैसी ज्योमेट्री बनती है बच्चों? टेट्राहेड्रल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम टीडी बोलते हैं बच्चों। टेट्रा को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? टीडी। यहाँ पर बच्चों ये बॉन्ड भी आपस में लिंक होता है ऐसे क्रॉस वाले। ठीक है? और यहाँ जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है बच्चों 109 डिग्री 28 मिनट। क्लियर? यहाँ बॉन्ड कितने का होता है? 109 डिग्री 28 मिनट्स का बॉन्ड होता है बच्चों। यानी sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रहेगी, और बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 109 डिग्री 28 मिनट्स, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अगर बच्चों हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d,
क्या ज्योमेट्री बनती है ट्रायगोनल प्लानर ऐसे। ये 3 तो हमारे पास ट्रायगोनल प्लानर जैसे बन के दिया। इसको ज्योमेट्री बोलते हैं ट्रायगोनल बी पिरामिड, TBP। क्या बोलते हैं इसको? ट्रायगोनल बी पिरामिड। इसमें बच्चों ये एक्सिस और बनती है, चलिए टोटली होती है बच्चों। ये हमारी ये जो रेड वाली पोजीशन इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। क्लियर? जिसमें हमेशा क्या रहेगा? ऑलवेज बॉन्ड पे। इसमें हमेशा क्या रहेगा? बॉन्ड पे। एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट रहेगा। क्या रहेगा? हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और जो बच्चों हमारी ये जो पोजीशन है ब्लैक वाली, ये होती है हमारे पास इक्वेटोरियल पोजीशन। इक्वेटोरियल, इसको हम क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। इसमें लोन पेयर भी हो सकता है और बॉन्ड पेयर। अगर बॉन्ड पेयर है तो ठीक है, नहीं तो क्या आएगा? लोन पेयर। क्लियर? फर्स्ट प्रायोरिटी तो इसकी बॉन्ड पेयर की है। अगर बॉन्ड पेयर नहीं होगा तो क्या लगाएंगे? लोन पेयर। क्लियर? देखिए बच्चों, टीबीपी ज्योमेट्री विशेष बात क्या है? जो मैंने रेड से किया बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। और जो ये हमारे पास ब्लैक वाली ये है इक्वेटोरियल पोजीशन। ब्लैक वाली क्या है? इक्वेटोरियल। और रेड वाली क्या है? एक्सियल पोजीशन। एक्सियल पोजीशन बच्चों हमेशा बॉन्ड पे रहेगा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब एक्सियल पे लोन पे नहीं लगेगा। इसकी जब हम स्ट्रक्चर एग्जांपल देंगे वहां पर और क्लियर हो जाएगा बच्चों। इसमें हमेशा क्या लगेगा? बॉन्ड पेयर। पर एक पॉइंट याद रख लीजिए, इट इज ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय बॉन्ड पेयर एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एक्सियल पोजीशन ऑफ टीबीपी ज्योमेट्री ट्रायगोनल बी पिरामिड। एक्सियल पोजीशन ऑफ टीबीपी ज्योमेट्री ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय बॉन्ड पेयर एंड हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। किस ऑक्यूपाई होती है बच्चों? ये बॉन्ड पेयर और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स ऑक्यूपाई होती है। जबकि जो इक्वेटोरियल पोजीशन है बच्चों, इसमें लोन पेयर और बॉन्ड पेयर दोनों आ सकते हैं। क्लियर? इसके जस्ट बाद बच्चों हमारे पास दो स्टैक ज्योमेट्री और बच गया आपके पास, दो हाइब्रिडाइजेशन। एक हमारे पास है बच्चों sp3d2, एक हमारे पास क्या है? sp3d2। sp3d2 रहेगा तो हमारे पास ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है ऐसे बच्चों। क्या बनती है? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर हमारे पास sp3d2 है तो कौन सी ज्योमेट्री बनती है बच्चों आपके पास? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री बनती है, ऑक्टाहेड्रल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम OH बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्लियर? यहां पर बच्चों जो हमारा स्क्वायर बना है, स्क्वायर बना है, ये जो 4 पोजीशन स्क्वायर के बच्चों, ये हमेशा एक ही एटम से ऑक्यूपाई होनी चाहिए, डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर यहाँ जो स्क्वायर है, ये जो स्क्वायर बनता है, ये स्क्वायर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बच्चों। ये स्क्वायर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। इस स्क्वायर के ऊपर यहाँ पर जो 4 एटम्स मिलेंगे, वो 4 एटम्स हमारे एक जैसे मिलेंगे बच्चों। यहाँ पर इस पे लोन पेयर नहीं आएगा। क्लियर? यहाँ पर हमेशा क्या रहेगा? बॉन्ड पेयर रहेगा। एक हमारे पास होता है sp3d3 पेंटागोनल बी पिरामिड। ज्योमेट्री कौन से बनेगी इसकी? पेंटागोनल बी पिरामिड। ज्योमेट्री था पेंटागोनल बी पिरामिड, PBP। और वो ज्योमेट्री कैसे बनती है बच्चों? एक पेंटागन बना दीजिए। ये हमारा पेंटागन बन गया भी आपका, दैट इज पेंटागन। और ये बी पिरामिड है। क्लियर? बच्चों ज्योमेट्री को एक बार आप अच्छे से याद कीजिए। इनके हमें बहुत मेजर रिक्वायरमेंट रहेगी। जो भी ज्योमेट्री है इनके हमें मेजर रिक्वायरमेंट रहेगी बच्चों। ये आपको हर एक स्ट्रक्चर आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए बच्चों। जैसे मैं लास्ट में बताया मैंने, sp3d2 होगा तो क्या बनेगी बच्चों? ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। ऑक्टाहेड्रल कैसे बनता है? ये स्क्वायर बनता है बच्चों। स्क्वायर डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए और उसके ऊपर एक सेल पोजीशन। sp3d3 हाइब्रिडेशन है तो ये बनती है पेंटागन बी पिरामिड। एक रेगुलर पेंटागन बना दिया आपने, रेगुलर पेंटा बन गई। उसके बाद एक सेल पोजीशन आउट कर दीजिए, पेंटागन बी पिरामिड। और sp3d में क्या बनती है बच्चों? ट्रायगोनल बी पिरामिड।
इस ट्राइगोनल बी पिरामिडल में क्या होता है बच्चों, ये ट्राइगोनल प्लानर है और एक्सेल पोजीशन। यहाँ जो एक्सेल पोजीशन है बच्चों, इस पे हमेशा बॉन्ड पे और हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आएगा, जबकि इक्वेटोरियल पे क्या सकता है बच्चों, लोन पेयर आइदर बोन पे, मीन्स इक्वेटोरियल पोजीशन ऑक्यूपाई बाय लोन पेयर एज वेल एज बोन पे। इट्स ओके।